तो आज हम आ गए हैं अपने इस क्लास 11th के का जो पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो फिजिकल वर्ल्ड में बेसिक देखना क्या है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपसे पूछे हम कि जब आपका क्लास 10th का रिजल्ट निकला था और आपसे पूछा गया कि भाई 11th में क्या लोगे, साइंस स्ट्रीम लोगे या आर्ट्स लोगे, ठीक है। तो भाई जिसको साइंस पढ़ना होगा वो बोला होगा भाई हम तो साइंस लेंगे, और आर्ट लेने वाले ने कहा होगा हमने आर्ट लेना है। तो भाई पूछा गया कि साइंस अगर ले रहे हो तो क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ोगे तुम। अगर साइंस आप ले रहे हो तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप। तो भाई बोलोगे हम तो फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, और बायोलॉजी वाले ने कहा कि भाई इसके साथ हम बायोलॉजी भी पढ़ेंगे। और आर्ट वाले ने कहा क्या कहा होगा कि आर्ट वाले ने कहा कि भाई हमको आर्ट का कोई सब्जेक्ट मिल जाएगा, हम वो आर्ट लेके पढ़ेंगे। तो बात फिर से अब आती है किसकी, साइंस की आती है कि साइंस क्या है, ठीक है। साइंस क्या है, तो साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बट देखो साइंस को कैसे डिफाइन किया गया कि साइंस है क्या। तो साइंस बेसिकली क्या है, दिस इज द कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। यानी किसी नॉलेज को आप ऑर्गेनाइज तरीके से, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे देखो होता है क्या है कि भाई ह्यूमन का नेचर ही क्या है, ह्यूमन का नेचर ऐसा है कि अपने आसपास होने वाली चीज़ों को क्या करता है, ये ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्व करके क्या करता है, वो कोरिलेट करना चाहता है, ठीक है। भाई साइंस अचानक नहीं डेवलप होगी, इसको डेवलप होने में बहुत समय लगे, और आगे ये प्रोसेस चल रहा है और चलता रहेगा। तो एक ऐसा एरा रहा होगा जब धीरे धीरे ह्यूमन को कुछ सोचने की, समझने की क्षमता आई होगी, वो अपने आप आसपास होने वाली चीज़ों को समझने लगा होगा, ठीक है, और उन चीज़ों को समझ करके उनको ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो साइंस है वो क्या है, दिस इज द कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई अब हमारा साइंस डेवलप हो चुका है, ठीक है, और इसको समझने के लिए, किसी फिनोमेना को समझने के लिए हम उसमें कई स्टेप्स फॉलो करते हैं, और स्टेप्स वो कैसे उसको डिस्कस करेंगे उसको आपको हम बताने जा रहे हैं कि कैसे एक एक करके आप डिस्कस करते जाओगे। तो अब बात आती है कि अगर हम नेचुरल फिनोमेना को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो अब हम उसमें साइंटिफिक मेथड बताने के लिए हम स्टेप वाइज स्टेप चीज़ों को फॉलो करते हैं। जैसे होता क्या है कि सबसे पहले हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, यानी अपने आसपास होने वाली चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करके पहले तो काम क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन का काम किया। जैसे देखते भाई कि किसी चीज़ को जब आप ड्रॉप करते हो, छोड़ते हो, तो क्या है, वो नीचे जाती है। फिर देखा भाई कि बारिश होती है, बारिश जब होती है तो पानी नीचे की तरफ गिरता है, ठीक है। तो ऐसी छोटे छोटे चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट, उसका लाइफ में क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे पहले आपने क्या किया, यानी हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जैसे हमारे पास जो साइंटिफिक मेथड है इसमें क्या क्या डिफरेंट अप्रोच करने पड़ेंगे। जैसे आप सपोज कर लो कि आपको कोई नई थ्योरी बनानी है, कोई नई चीज़ बतानी है, ठीक है, जो आपने ऑब्जर्व किया। तो सबसे पहले क्या काम हो गया, तो सबसे पहले हो गया ऑब्जर्वेशन का काम हो गया। क्या ऑब्जर्वेशन हो गया कि कोई भी चीज़ क्या है, कोई भी चीज़ कहाँ, जैसे आपने ऑब्जर्व किया कि एक कोई भी चीज़ कैसी है, ये नीचे गिर रही है, ठीक है। जैसे मान लो छत से कोई बॉडी है, उस बॉडी को हम ऐसे ड्रॉप कर छोड़ते हैं, तो छोड़ने के बाद ये बॉडी ऊपर नहीं जाती है, बल्कि क्या है, ये नीचे जाती है। बारिश हो रही है, बारिश की बूंदें कहाँ जा रही है, बारिश की बूंदें कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है। इस तरह से पहला काम हमने क्या किया, पहला काम हमने ऑब्जर्वेशन का किया। ऑब्जर्वेशन का काम देखने के बाद हम जो दूसरा स्टेप है वो होता है दैट इज कॉल्ड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। यानी इन चीज़ों को हम अपने लैब में एक्सपेरिमेंटली चेक करेंगे कि क्या ये चीज़ें और कैसे हो सकती हैं और क्या खास बात होती है इसमें। तो देखो जैसे सपोज करो कि हमने किसी बॉडी को ड्रॉप किया, तो अब हम इसको एक्सपेरिमेंटली देखने जा रहे हैं कि जब हम किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, अगर नीचे से ऊपर हमने फेंक भी दिया तो ये बॉडी फिर से क्या हो गई, घूम फिर के फिर से कहाँ आ गई, नीचे आ गई, ठीक है। ये बॉडी वापस कहाँ गई, ऐसे ये नीचे आ गई।
ऐसे जैसे बारिश की बूंदें नीचे आ रही थी तो हमने क्या क्या कहा कि क्या अपने हम लैब में बारिश करा सकते हैं, अपने क्या लैब में बारिश करा सकते हैं? कहता है बिल्कुल करा सकते हैं। भाई वो क्या तरीका हो सकता है? तो पता ये चला कि हमने यहाँ पानी लिया और पानी को क्या किया, बॉयल किया। इसको पानी को क्या किया, बॉयल किया, और बॉयल करने के बाद क्या देखा, इसमें से स्टीम निकल रही है। और ये जो स्टीम निकल रही है इसको क्या किया, हमने किसी ठंडे बर्तन से इसको इसके कांटेक्ट में लाया, तो क्या देखा कि जो स्टीम फिर से क्या है, ये नीचे की तरफ पानी बन करके फिर से ड्रॉप हो रही है। तो दो चीज़ तो हमने कर लिया। पहले क्या देखा, हमने ऑब्जर्वेशन देखा, और ऑब्जर्वेशन देखने के बाद हमने क्या किया, उसको हमने अपने लैब में इसको परफॉर्म किया। अब बात आती है क्या कि जब इसको हमने परफॉर्म कर लिया तो हम उसके लिए हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग की बात करेंगे। ठीक है, जैसे हमने जब यहाँ देखा तो क्या देखा, इसमें ऑब्जर्व किया कि इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्थ है हर चीज़ को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। कोई भी बॉडी है इसको क्या करेगा, अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आया कि भाई यहाँ पे क्या है, जो चीज़ें फिनोमेना हो रही है जिसका ऑब्जर्वेशन किया, इसको हमने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया, तो उसके लिए हमने क्या रीजनिंग दिया, रीजनिंग ये दिया कि अर्थ जो है वो क्या कर रही है, हर चीज़ को अपनी तरफ क्या कर रही है, इसके पास कोई ऐसा पावर है जिसके चलते क्या करती है, चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये कहलाता है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग कहलाती है। इसके बाद हमारे पास जो अप्रोच आता है दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल मॉडलिंग। ठीक है, तो मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जब ऐसी चीज़ें आती गई तो देखा गया, अप्रोच ये किया गया या साइंटिस्ट ने किया क्या कि ये हमने देखा कि कोई दो बॉडीज़ हैं, इन दोनों बॉडीज़ के बीच में क्या लगता है, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। कोई दो बॉडी है जिसके मास क्या है, m1 और m2 है, तो इनके बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। यानी हम क्या करने आ रहे हैं, इसकी एक मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे। ठीक है, तो मैथमेटिकल मॉडलिंग में देखा गया कि दो बॉडीज हैं, इनके बीच में क्या है, कुछ सेपरेशन है, तो इसके बीच में फोर्स लगता है, और उस फोर्स के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया। ठीक है, दैट इज F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी हो गई मैथमेटिकल मॉडलिंग। इसके बाद हम प्रेडिक्शन करते हैं। इसका मतलब प्रेडिक्शन करते हैं क्या कि भाई देखा गया कि इस तरह से हमारे पास जो फोर्स लग रहा है किन किन बातों पे और डिपेंड कर रहा है। तो देखा गया कि ये जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारा प्रेडिक्शन कर गया, और ये देखा गया कि ये फोर्स और कहाँ कहाँ लग सकते हैं। तो ये कहा कि ये जो फोर्स लगने वाले हैं ये यूनिवर्स में हर जगह लग सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ गया कि जब इस चीज़ों को हमने इसका प्रेडिक्शन नहीं कर लिया तब हमारे पास आता है वेरिफिकेशन। यानी ये क्या है, फॉर्मूला हर जगह लग रहा है, तो अगर बिल्कुल लग रहा है तो अगर हमने इसको वेरीफाई कर लिया कि हाँ ये हमारा वेरिफिकेशन हो रहा है इस चीज़ों का, तो हम ये कहते हैं कि हमारा ये एक नया कॉन्सेप्ट, नई थ्योरी और नए फार्मूला हमारे पास डिराइव इसका हो गया। और कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, यानी हमारा ये फाइनल ये चीज़ अप्रोच नहीं कर पाते हैं, तभी हमारे पास क्या आता है, दैट इज कॉल्ड फॉल्सिफिकेशन। और फॉल्सिफिकेशन यानी आपका ये गलत हो गया तो वापस से फिर से क्या करना पड़ेगा, वापस हमको जा करके यहाँ से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी इस चीज़ को दोबारा ऑब्जर्व करेंगे, दोबारा इसको वेरीफाई करेंगे और इस स्टेप को फॉलो करते जाएंगे। जैसे साइंस में ऐसा नहीं है कि हर फॉर्मूले तुरंत उसका डेरिवेशन तुरंत बिल्कुल सही आ गया। कई साल लगे, कई अप्रोच लगे, कई तरीके से देखा गया। जैसे हमारे पास सिंपल अगर देखो तो एक हमारे पास साउंड की स्पीड का फॉर्मूला है जिसको न्यूटन्स ने दिया था। तो न्यूटन्स ने जब साउंड की स्पीड का फॉर्मूला दिया था उसमें कुछ कमी रह गई थी, यानी इन्होंने जो फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले से जब वैल्यूज निकाली गई तो वो कम आई। तो बाद में चल करके क्या, लाप्लास ने उसको करेक्ट किया, बाद में चल करके इसको लाप्लास ने उसका करेक्शन किया। तो इस तरह से हम इन अप्रोच को फॉलो करते हैं। ठीक है, यानी ये साइंटिफिक मेथड्स हैं, यानी कोई भी नई थ्योरी बताने के लिए आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और इन चीज़ों को ऐसे डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करेंगे व्हाट इज द बेसिक क्वेस्ट और थ्रस्ट इन फिजिक्स। तो हमारे पास फिजिक्स में दो बेसिक क्वेस्ट या थ्रस्ट कह सकते हो। फर्स्ट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। ठीक है, एंड सेकेंड इज कॉल्ड रिडक्टिविज्म। ठीक, तो व्हाट इज यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन क्या भाई, तो यूनिफिकेशन में ये कह रहा है कि भाई फिजिक्स में ढेर सारी जो फिनोमेना है, ठीक है, उनको हम एक सिंगल फॉर्मूले से या सिंगल कॉन्सेप्ट बताएंगे। जैसे कहने का मतलब कि अगर हम बात करते हैं
ग्रेविटेशन की बात करते हैं ना, जैसे मान लो कि कोई चीज़ बॉडी नीचे गिर रही है, ठीक है, अगर ये कोई बॉडी हमारी नीचे गिर रही है, ठीक है, दो बॉडी के बीच में फोर्स की बात कर रहे हैं कि दो बॉडी के बीच में आपस में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। किसी रॉकेट के अंदर आप वेटलेसनेस की फील्ड कंडीशंस भी होती हैं, ठीक है, रॉकेट के अंदर क्या होती है, वेटलेसनेस की कंडीशंस भी होती हैं। तो इन सारी फिनोमेना जो अलग अलग फिनोमेना हो रही हैं, इनको क्या करना है, एक सिंगल फॉर्मूले से बताना, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। जैसे इन सारी फिनोमेना को हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सारी फिनोमेना को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से इनको हम समझा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो इस फिनोमेना कहते हैं कि इनको सारे को क्या किया आपने, एक सिंगल फॉर्मूले या सिंगल कॉन्सेप्ट से समझा दिया, तो दिस इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई होगी। जैसे एक बॉडी ड्रॉप कर रही है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट आएगा, तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आएगा। यहाँ दो बॉडी है, इनके बीच में फोर्स लग रहा है, यहाँ भी क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करेंगे। ऐसे हमारे पास मान लो हमने क्या समझाया कि रॉकेट है, रॉकेट के अंदर कोई आदमी स्पेस में चल रहा है, तो वहाँ पे भी क्या, उसके पास वेटलेसनेस की कंडीशन है, वो भी क्या है, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अर्थ के चारों तरफ या सन के चारों तरफ जरूर क्या है, जो अर्थ रिवॉल्व कर रही है, या अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। यानी ये जो डिफरेंट फॉर्मूला है, जो फिनोमेना है, इनको एक सिंगल फॉर्मूले से ही बताना, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। ऐसे हमारे पास आता है रिडक्शनिज्म। तो व्हाट इज रिडक्शनिज्म, तो कहता है कि जो कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, कॉम्प्लेक्स थ्योरी को डिस्क्राइब करना ही, यानी उसको और रिडक्शन करना भी, जो बड़ी बड़ी फिनोमेना थी इनको क्या किया, कॉम्प्लेक्स जो फिनोमेना थी इसको क्या किया, उसका रिडक्शन कर दिया, और उसका जो बेसिक जो चीज़ थी उससे बताना है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। जैसे हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स, आप पढ़ोगे आगे चल करके कि हमारे पास बड़ा एक कॉम्प्लेक्स एक थर्मोडायनेमिक्स का एक प्रोसेस आएगा, जिसमें ये बताया गया, उस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को बताया गया कि ये जो बेसिक जो प्रोसेस है, ये बेसिकली क्या है, तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम के माध्यम से इसको समझाया गया। ठीक है, तो ये दो चीज फिनोमेना हमारे पास हो गई, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। ठीक है ना, अब इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या, कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स की बात करेंगे। तो फिजिक्स का स्कोप बहुत ही वास्ट है, बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो लेकिन बेसिकली अभी इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। दो क्या है, इसमें आजकल एक नया भी थर्ड भी आ गया है। फिलहाल इसके दो पार्ट क्या क्या है, पहला है इसका मैक्रोस्कोपिक, क्या नाम इसका है, दैट इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक, या इसको हम लोग क्लासिकल भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक का जो लेवल है वो क्या है, उन चीज़ों को हम लेबोरेटरी में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या लेवल है, टेरेस्ट्रियल या एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पे इसका परफॉर्मेंस होता है। यानी हम बात करते हैं, जब भी हम मैक्रोस्कोपिक की बात करेंगे, ठीक है, हम क्या बात करेंगे, इसमें हम बड़ी बॉडीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इनको जो क्या है, टेरेस्ट्रियल या एस्ट्रोनॉमिकल स्केल के लेवल पे होती हैं, ये है दैट इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक। सेकेंड जिसका है दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक, इसको हम क्वांटम भी बोलते हैं। ठीक है, क्वांटम लेवल पे बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोप में क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, एटॉमिक, ठीक है, एटम के लेवल पर या मॉलिक्यूलर लेवल पर या न्यूक्लियर लेवल पे इसका डिस्कशन कहाँ होगा, दैट इज द माइक्रोस्कोपिक। इस माइक्रोस्कोपिक में जो हम जो पढ़ते हैं, जो फिजिक्स के और जो इसमें ब्रांचेस हैं, इसमें पढ़ सकते हैं, वो है डिफरेंट, हमारे मैकेनिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स है। ये कह सकते हो क्या कि मैक्रोस्कोपिक यानी क्लासिकल के ये डिफरेंट ये ब्रांचेस है जो हम लोग फिजिक्स में स्टडी करते हैं। ऐसे हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिक में आता है वो क्या है, ये न्यूक्लियर लेवल पे, ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे इसका डिस्कशन करते हैं, जो आप आगे चलकर क्लास 12 पढ़ोगे। जैसे हमारे पास इसमें एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन, फोटोन के बारे में, एक फिनोमेना हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। ये लेवल कहलाता है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक। ऐसे हमारे पास आजकल ये जो नया ट्रेंड आया है जिसका नाम है मेसोस्कोपिक। मेसोस्कोपिक, इसमें हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, इसमें ग्रुप ऑफ 100 एटम्स के लेवल के पे ही जाके इसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो ये क्या है, दिस इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आप एग्जाम में पूछा तो नहीं जाता है, बट जब सिलेबस में है तो उसको पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। तो थोड़ा सा हमने इसको देख लिया कि कैसे क्या है, ये स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है। ठीक है, अब इसमें आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, आप डिफरेंट टाइप के फोर्सेस की बात कर रहे हैं।
अब हम बात करने आ रहे हैं फंडामेंटल फोर्सेस की बात करेंगे कि फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो दे आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ठीक है, देखो ये सब टॉपिक तो आप पढ़ोगे आगे चल करके, बट अभी इस सिचुएशन में हमें इसके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले लेना है और इसके बारे में डिटेल आप पढ़ेंगे, बट अभी हाँ थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, क्या कहता है कि फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर। सो देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। कौन कौन से हैं? देखो ये पहला फोर्स है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्स्ट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। छोटे क्लास में पढ़े भी होंगे आप, बट यहाँ एक बार फिर से रिकॉल कर लो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या कहता है कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी 2 बॉडीज होगी, ठीक है, जिसके मास m1 और m2 है और आपस में सेपरेटेड है, तो इसके बीच में क्या लगता है? इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो क्या कहता है कि F जो होता है इट इज प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और ये कहता है ये इनके बीच के डिस्टेंस की स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन करके आएगा F इज इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखोगे? कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, जहां ये G क्या कहलाता है? G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो ये G की जो वैल्यू होती है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ग्रेविटेशन चैप्टर में आप पढ़ोगे इसके बारे में, बट अभी थोड़ा सा देख लिया गया क्या कि हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस में पहला फोर्स क्या है? दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, और क्या इसका फॉर्मूला बन गया F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहां r इनके बीच का सेपरेशन है और m1 m2 क्या है? इन बॉडीज के ये मास है। ठीक है, जो कांस्टेंट G है इसकी वैल्यू क्या है? 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब बात आती है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका नेचर कैसा है? तो इसका जो नेचर है ये इसका नेचर अट्रैक्टिव है, यानी इन दोनों बॉडी के बीच में हमेशा जो फोर्स कैसा लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, और क्या खास बात इसकी है? ये फोर्स जो है दिस इज द सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब कि इनको मिलाने वाली लाइन पे ही काम करता है। ठीक है ना, सेंट्रल फोर्स का मतलब हो गया कि ये जो फोर्स होगा, ठीक है, इनको मिलाने वाली इस एक्सिस पे ही, लाइन पे ही काम करेगा। तो पहले इसकी प्रॉपर्टी हमने क्या बताया कि ये फोर्स कैसा है? ये फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव है। ये फोर्स कैसा है? ये फोर्स हमारा सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, इसका रेंज क्या है? इसका जो रेंज होगा वो इनफाइनाइट होगा। इसका रेंज क्या है? इसका इनफाइनाइट रेंज तक ये फोर्स काम करेगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो फोर्स होता है ये वीकेस्ट फोर्स होता है। ये कैसा फोर्स है? वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कम फोर्स है। देखो यहां आप देखोगे कि हमने और कैटेगराइज किया, यहाँ वीक न्यूक्लियर फोर्स भी दिया है। तो ये वीक का मतलब ये इनसे भी वीक है। सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा फोर्स होता है? दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, रेंज क्या हो गया? इसका रेंज इनफाइनाइट हो गया। इसका नेचर कैसा हो गया? इसका नेचर अट्रैक्टिव हो गया। अब हम कह सकते हैं कि ये जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है। इट ओबे, ये जो फोर्स होता है इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है। ठीक है, रेंज इसका इनफाइनाइट हो ही गया। अच्छा, अब ये कह सकते हो कि ये फोर्स कैसा है? ये फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। ये फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव है। ये फोर्स कैसा है? ये फोर्स हमारा कंजर्वेटिव है। ये किसके बारे में हो गया? दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, जैसे अभी आप देखोगे कि जब इसको सॉल्व करोगे ना 2 बॉडीज की मास लेकर के, तो ये अपने आप ये जो फोर्स की वैल्यू बहुत ही कम आएगी। तो ये फोर्स कैसा होता है? सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। अब सेकेंड जो हमारे पास फोर्स है इसका नाम दिया गया दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आप दोनों फोर्स की बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स की भी बात कर सकते हैं और मैग्नेटिक फोर्स की बात कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 2 चार्जेस हैं, ये सब 12th में आप पढ़ेंगे आप इस चीज़ को। ठीक है, 2 चार्जेस हैं और इनकी वैल्यूज क्या है? Q1 और Q2 है। अगर इनके बीच का सेपरेशन R है तो इसके बीच लगने वाला जो फोर्स है F इज इक्वल टू 1/4 पाई, आप नया नाम सुनेंगे दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, नहीं क्योंकि आपको उसको पढ़ना है इसके बारे में, लेकिन आप इसको 12th में पढ़ेंगे। तो ये हो गया क्या? ये दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स का फार्मूला, जहाँ पे ये आपका टर्म क्या है? ये कांस्टेंट है और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। इसके वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।
तो ये फोर्स हो गया दो चार्ज के बीच में, जैसे इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी ये इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेगा और साथ में मैग्नेटिक फोर्स की बात करेगा। तो अगर हमारे पास ऐसे दो पोल हो जाएंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है ना, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, जो आपस में r डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो इनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा भाई? इसके बीच में लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला कैसे डिस्कस करेंगे? तो इनके बीच में फोर्स लगेगा और वो फोर्स कैसा होगा? तो वो फोर्स हमारा एट्रैक्टिव होगा, ठीक है। बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो कैसा होता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये एट्रैक्टिव है, रिपल्सिव, कुछ भी हो सकता है, अभी आपको बताते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे जो क्या कहता है, यहाँ जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स जो है इनके बीच में, दैट इज इक्वल टू यहाँ कांस्टेंट, और ये हो गया m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ m1 m2 क्या है? इन नॉर्थ और साउथ पोल के क्या है? दिस इज द पोल स्ट्रेंथ। ये कांस्टेंट को लिखा जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। और ये हो गया m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये क्या हो गया? ये दो पोल के बीच में लगने वाला फोर्स हो गया, मैग्नेट के दो पोल हैं, इनके बीच में लगने वाला ये फोर्स हो गया, और ये फोर्स हो गया दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स। ये फोर्स बेसिकली क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स यानी दो चार्ज के बीच में और दो मैग्नेटिक पोल के बीच में लगने वाला फोर्स हो गए। ये फोर्स की खास बात फिर से देखो कि पहली चीज तो ये कैसा है, ये फोर्स एट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। जैसे अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो इनके बीच में रिपल्सन लगेगा। अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो अट्रैक्शन लगेगा। ऐसे पोल हो गए, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसमें कैसा होगा? एट्रैक्टिव होगा। नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ हो जाएंगे तो कैसा हो जाएगा? रिपल्सिव हो जाएगा। ये भी क्या है? ये भी ओबे करते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को, ये भी फॉलो करते हैं, ठीक है। और इसको, इस लॉ को किसने दिया था? इस लॉ को कूलॉम्स ने दिया था, इसलिए इसको हम कूलॉमियंस लॉ भी कह सकते हैं। और ये इट इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स, ये फोर्स भी क्या है? दिस इज ऑल्सो कंजर्वेटिव। ये फोर्स ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। तो दो फोर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। थर्ड है दैट इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। थर्ड कौन सा फोर्स है? थर्ड इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स। ये फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स, जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। नाम वीक है बट इससे भी क्या है? ये स्ट्रांग है, यानी ये थर्ड फोर्स हमारा हो गया वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। किसके बीच में काम करता है? तो ये काम करता है दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में काम करता है, ठीक है। ये प्रोटॉन प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में काम करेगा। इस फोर्स की खासियत क्या होगी? ये शॉर्ट रेंज फोर्स हो गया, ठीक है। ये फोर्स कैसा है? ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। ये इसकी ये क्या है? कम डिस्टेंस के लिए ही काम करेगा। इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर ऑलवेज एट्रैक्टिव। इसका नेचर कैसा है? ऑलवेज एट्रैक्टिव। ये फोर्स हमेशा कैसा है? एट्रैक्टिव है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। और ये फोर्स कैसा है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ठीक है। ये फोर्स कैसा है? ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। और ये इनकी क्या हो गई? इनकी ये खास बातें हो गई, ठीक है। अच्छा, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज। ये हमारा हो गया दिस इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, लास्ट में हमने क्या देखना है? एक करेक्शन कर लेना, ये फोर्स की जो बात कर रहे हैं वो कैसा है? ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये फोर्स कैसा है? ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहे हैं क्या कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगता है? तो ये फोर्स हमारा लगता है कहाँ पे? बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा। क्या प्रॉपर्टीज की हो गई? तो ये कैसा फोर्स है? ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है। इसका नेचर कैसा है? ये अट्रैक्टिव है। और ये कैसा है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट जो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। अच्छा, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज, डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज। ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक। ये कौन सा फोर्स है? यहाँ पे एक करेक्शन कर लेना, ठीक है।
ये क्या कौन सा फोर्स है? ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक, अब इसके बाद आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, कौन सा फोर्स है? दैट इज द वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स कहाँ काम करेगा? तो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स इंटरेक्शन बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ठीक है, ये है बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है, ये फोर्स किसके बीच में काम करेगा? ये काम करता है बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स काम करता है। ठीक है, इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हो कि इट इज द फोर्स दैट अपीयर्स ओनली बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन्वॉल्व्स इन न्यूक्लियर प्रोसेस। इन्वॉल्व्स इन न्यूक्लियर प्रोसेस, ये कहाँ काम करेगा? ये न्यूक्लियर प्रोसेस के दौरान काम करेगा, जैसे बीटा डीके। ठीक है, इसको आप क्लास 12 के बारे में इसमें पढ़ोगे। ठीक है, यानी बीटा डीके के प्रोसेस में क्या काम करेगा? ये फोर्स काम करेगा, और ये फोर्स कैसा है? दिस इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स काम है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक हो गया किसके बारे में? ये बेसिक हमारा हो गया इन फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। जल्दी जल्दी देख लो दोबारा। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है हो, ठीक है, दूसरा क्या है? दैट इज कॉल्ड सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, थर्ड इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गया, एंड लास्ट वन इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है? सबसे वीकेस्ट फोर्स हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, और सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक है, तो ये हमारा डिटेल हो गया फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर के बारे में। ये हमारा लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात, कंजर्वेशन लॉज इन फिजिक्स की बात करेंगे कि क्या क्या हमारा बेसिक लॉज है कंजर्वेशन ऑफ फिजिक्स में, यानी क्या क्या कंजर्वेटिव लॉज बनाए गए हमारे लिए। ठीक है, तो पहले हमारा बनाया गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये फिर से एक बार आप डिटेल पढ़ोगे इसके बारे में। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में यानी एनर्जी ना तो प्रोड्यूस होती है ना तो डिस्ट्रॉय होती है, सिर्फ इसको क्या करते हैं हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। जैसे सिंपल किसी बॉडी को ड्रॉप करते हो, ठीक है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम के बारे में आप डिस्कस करोगे आगे चल करके। लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, यानी लीनियर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। इसी फिनोमेना आप देखो, रिकॉइलिंग ऑफ गन, हम पूछते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन किस प्रिंसिपल पे काम करता है? दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऐसे हमारे पास आता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जिस तरह हमारे पास लीनियर मोमेंटम होता है, कोई बॉडी लीनियर मोशन चलती है तो उसका मोमेंटम कंजर्व होता है, ऐसे कोई बॉडी अगर रोटेट करती है ना, रोटेशन मोशन होता है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी कैसा होता है? कंजर्व होता है। ठीक है, जैसे अगर कोई आदमी किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और अपने हाथ को ये ऐसे मोड़ लेगा तो उसकी स्पीड क्या हो गई? बढ़ जाएगी। वो आपको डिस्कस करेंगे जब आप आगे पढ़ोगे। दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ऐसे हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, यानी चार्ज ना तो प्रोड्यूस होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है, सिर्फ क्या होता है? सिर्फ हम ट्रांसफर करते हैं। जैसे आप सिंपल देखो कि अगर क्या करते हो आप कंघी से किसी अपने बालों को रगड़ते हैं तो क्या होता है? उस कंघी के अंदर कुछ प्रॉपर्टी आती है जो बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। उसका मतलब वो कम क्या हो गई? चार्ज हो गई। चार्ज होने का मतलब कि चार्ज ट्रांसफर हुआ। दो बॉडी कैसे रगड़ देंगे तो चार्ज क्या होता है? ट्रांसफर। चार्ज कैसे होते हैं? चार्ज हमारे कंजर्व होते हैं। तो ये बेसिक लॉज ऑफ कंजर्वेशन के हैं, जिसमें हम एनर्जी कंजर्व की बात करते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। ठीक है, ऐसे कंजर्वेशन ऑफ हम चार्ज की बात कर रहे हैं। तो ये बेसिक हमारा जो टॉपिक था, ये फिजिकल वर्ल्ड में हमने डिस्कस किया। ये टॉपिक खास करके बहुत इस पर बहुत डिस्कशन नहीं किया जाता है, स्कूल में पढ़ाई भी नहीं जाता है फिलहाल, लेकिन सिलेबस में तो इसको हमने एक बार इसको देख लिया गया, और इसमें ऐसा नहीं है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। हाँ, बस आप इसमें जो तैयार करना है, इसमें छोटी छोटी एक दो चीज़ें बिल्कुल देख लीजिएगा। जैसे हमने फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बताया, उस फंडामेंटल फोर्सेस में कौन सा फोर्स सबसे स्ट्रांग है और सबसे वीक कौन सा है। ठीक है, इनके रिलेशंस कैसे हैं। ठीक है, वो हमने आपको डिस्कस कर ही लिया। बाकी इसमें एक चीज़ और है, जैसे आप चाहो तो पढ़ सकते हो कि डिफरेंट फिनोमेना है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, स्टीम इंजन कैसे काम करता है। ठीक है, इसका इन्वेंशन किसने किया, ये आपके बुक में एनसीईआरटी में ढेर सारा इसका चार्ट बना के दे रखा है। ये तो जस्ट आप जीके की तरह इसको आप तैयार कर सकते हो। तो ये हमारा पहला जो फिजिकल वर्ड था, ये हमारा ख़त्म हो रहा है। अब इसमें आगे हम चल करके आपको यूनिट एंड डायमेंशन जो अगला चैप्टर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू आप लोगों को।